जोहार साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम आज जो है बात करने वाले थे स्थानीय नीति को लेकर के कि बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल में क्या कुछ स्थानीय नीति का पैमाना था, क्या केंद्र बिंदु था और किन किन बिंदु को रखा गया था, उस पर विशेष बात करेंगे। तो ये वीडियो आप तमाम झारखंड के युवा, नौजवान और जितने भी अभ्यर्थी जो तैयारी करते हैं प्रतियोगिता परीक्षा की, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक बिंदु को ध्यान से सुनिएगा और इसको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा कि कोई भी नीति जब आती है तो उसमें बहुत स्टडी किया जाता है और हम सभी लंबे समय से मांग कर रहे हैं, स्थानीय नीति, नियोजन नीति की मांग कर रहे हैं और हम सभी चाहते हैं कि झारखंड की जो भी वैकेंसियां आए उसमें झारखंड के लोगों के लिए सबसे पहला प्रायोरिटी हो। और जो 2002 में 27 अगस्त 2002 को बाबूलाल मरांडी सरकार के माध्यम से जो स्थानीय नीति तय किया गया था, उसको आप ध्यान से सुनिएगा एक एक बिंदु को, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, झारखंड की जो स्थानीय नीति की जो परिभाषा था, जो साथ ही साथ क्या है कि इसको सरकारी नियुक्तियों में जो 3rd और 4th ग्रेड की जो नियुक्तियां थी उसमें जोड़ा गया था और ये बहुत एक अच्छा ड्राफ्ट तैयार किया गया था। लेकिन कुछ बिंदुओं पर गौर करने की आवश्यकता थी उस वक्त, जिस वक्त ये कोर्ट ने खारिज किया। उस वक्त क्या है कि सरकार को आप सभी जानते हैं कि 2002 के जब शुरू से सरकार चली तो अनस्टेबल सरकार चली, कोई भी सरकार अपनी कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाई थी। तो चलिए, आज जो 2002 की स्थानीय नीति के मुख्य जो बिंदु थे उस पर बात करेंगे कि सबसे पहला जो बिंदु था, स्थानीय नीति की परिभाषा खतियान आधारित होगा। स्थानीय नीति की परिभाषा खतियान आधारित होगा, ये सबसे पहला बिंदु था इस स्थानीय नीति का। इसमें 2-3 पॉइंट रखा गया था। वो क्या पॉइंट था? इसमें रखा गया था कि जो है उसको रखा गया था। पहला पॉइंट है जो स्थानीयता होगी वो तय करेगी, वो जो मुख्य आधार होगा उसका क्या होगा? खतियान आधार होगा, मतलब जमीन का दस्तावेज होगा, जमीन का रिकॉर्ड्स होगा। ये सबसे पहला पॉइंट था। उसके साथ साथ जिनका नाम 1985 के खतियान में दर्ज था या जो व्यक्ति उस व्यक्ति के वंशज थे, उन्हें स्थानीय निवासी माना जाएगा। मतलब जिसके वंशज और जिनके खतियान में अगर दर्ज नहीं है, जो उनके वंशज हैं, उनको क्या है कि उनको भी स्थानीयता माना जाएगा, वो भी लोकल रेसिडेंस कहलाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा बिंदु था जिला स्तर पर स्थानीय नीति की परिभाषा। हर एक जिला का अलग अलग परिभाषा डिफाइन किया गया था और इसमें जो है जिला स्तर पर स्थानीयता की परिभाषा में कौन सी मुख्य बिंदु थी? तो चलिए देखते हैं। प्रत्येक जिला अलग अलग माना गया था। प्रत्येक जिला में क्या है कि अलग अलग इसका परिभाषित किया गया था स्थानीयता का। ये सबसे पहला बिंदु था, जो सेकेंड सबसे मेन पॉइंट था, सेकेंड का सब पॉइंट में। दूसरा क्या था? व्यक्ति को उस जिले में स्थानीय तभी माना जाता यदि उसका नाम, पूर्वजों का नाम उस जिले के खतियान में होगा। क्या है कि उस जिले के खतियान में होगा तभी उसको माना जाएगा वहाँ का जिला जो है स्थानीयता। और तीसरा पॉइंट क्या था? एक जिले में स्थानीय माना गया, दूसरे जिले में गैर स्थानीय हो सकता था। क्या है कि एक जिला में वो स्थानीय माना जाएगा, लेकिन क्या है कि जब इसमें कब माना जाता, तो इसमें सबसे बेनिफिट होगा कि उनको
नियुक्ति में। तो नियुक्ति कहने का मतलब क्या है कि वो तो कोई एक जिला से ही भरेंगे, एक जिला का ही वो रेसिडेंस दिखाएंगे, और अगर कहीं दूसरे जिले पर जमीन लेते हैं तो वहाँ का स्थानीय नहीं बनेगा, उनका रेसिडेंस जो है वो तो बना लेंगे, लेकिन वहाँ का खतियान जो है वो नहीं बन पाएगा दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। ये भी तय किया गया था। और सबसे मजेदार और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जो तीसरा पॉइंट है, वो था जातीय आधार पर जिलों का वर्गीकरण किया गया था। बहुत सूझबूझ और बहुत बारीकी से और बहुत साइंटिफिकली इसको तैयार किया गया था, लेकिन पता नहीं ये कुछ बिंदु को अगर उस वक्त गौर किया जाता तो ये बहुत बेटर स्थानीय नीति था। आज हम लोग जितना कोई संघर्ष कर रहे हैं, जितने नौजवान संघर्ष कर रहे हैं आज के डेट में, ये संघर्ष करने को आज हम लोगों को नहीं मिलता या नहीं करते हम लोग संघर्ष। लेकिन उस वक्त की सरकार और सरकारें आती गई और जाती गई, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दिया। हेमंत सोरेन क्या है कि 5 साल ऐसा ही टाल दिए, और जो उन्होंने ड्राफ्ट दिया है वो जीवन में कभी लागू तो होगा नहीं, क्योंकि वो संवैधानिक है ही नहीं। हम तथ्यों और संविधान की बात करने वाले, अगर वो संवैधानिक होगा ही नहीं तो वो कहाँ से होगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या इंटरेस्टिंग बात था कि जाति आधार पर जिलों का वर्गीकरण किया गया था, मतलब इथेनिक जोन बनाया गया था। उस समय 24 जिलों में 3 वर्गीकरण किया गया था। वो कौन कौन सा 3 वर्गीकरण और मुख्य बिंदु क्या था? तो उसमें जो आदिवासी बहुल क्षेत्र थे, उस वक्त जो आदिवासी बहुल क्षेत्र थे, तो उस वक्त जो है कि 18 ही जिला था। जब झारखंड बना तब 18 जिला था, बाद में क्या है कि 24 जिला हुआ है। तो उस समय जो आदिवासी बहुल क्षेत्र था वो कौन कौन सा जिला को माना गया था? तो वो है सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम और गुमला। ये 3 जिला को आदिवासी बहुल क्षेत्र माना गया था उस वक्त, उस स्थानीय नीति में। ये ए वर्ग में रखा गया था। और वर्ग बी में क्या था? तो वर्ग बी में जो पिछड़ा और दलित क्षेत्रों को रखा गया था। तो वो कौन कौन सा जिला था? पलामू था, लातेहार था और गिरिडीह था। ये वर्ग बी में जो पिछड़ा और दलित को रखा गया था, पलामू, लातेहार और गिरिडीह, ये 3 जिला को रखा गया था पिछड़ा और दलित बहुल क्षेत्र में। और ग्रुप सी में किसको रखा गया था? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये ध्यान से सुनिएगा, और ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आप सबको जानना चाहिए कि इसमें क्या आधार रखा गया था। तीसरा पॉइंट था प्रवासी बाहुल्य, और वो भी कौन से जिले के? आपको अगर बताएंगे तो आप बहुत ये कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक मजाक वाली बात भी है। तो इसमें जो प्रवासी कहने का मतलब क्या है? जो दूसरे राज्य से आए हैं, जो बिहारी हो गए, पंजाबी हो गए, वेश्य हो गए, यहाँ तक वेश्य को भी रखा गया था। तो ये 3 कैटेगरी उस वक्त डिफाइन किया था। वो कौन कौन सा जिला था? तो वो जिला था बोकारो, धनबाद और हजारीबाग। तो आप सभी जो हमने ये फैक्ट बताया है स्थानीय नीति का, ये अभी सिर्फ हम इसका पार्ट 1 बना रहे हैं, और ये सीरीज में आएगा। ये इसमें 3-4 पार्ट कम से कम बनेगा, और ये वीडियो क्या है कि पार्ट्स में बनेगा। तो ये वीडियो को आप अच्छे से समझिएगा, देखिएगा और कमेंट कीजिएगा। और मुझे अगर आपको जानकारी होगा इसके बारे में तो मुझे करेक्शन जरूर कीजिएगा। और अगला जो है पार्ट 2, हम तब तक के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। उसमें फिर से क्या है कि हम रिसर्च करेंगे पार्ट 2 में। उसमें बहुत सारा अभी इसमें पॉइंट बाकी है, तो ये अभी अधूरा है। तब तक के लिए जो है बने रहिए। आज के लिए इतना ही, और ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।